हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो ऑफ प्रैक्टिस के तौर पे भी देख सकते हैं। लास्ट में बताइए आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही है। जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। आपसे पूछा है कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। भारत की दृष्टि से यह बंदरगाह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान में है। चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्व में ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है। यह बंदरगाह भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और परिवहन के लिए सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए प्रमुख विदेशी बंदरगाह बताते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक इंपॉर्टेंट है ग्वादर बंदरगाह। तो ग्वादर बंदरगाह जो है पाकिस्तान बलूचिस्तान में है, चीन द्वारा विकसित है या भारत के लिए सामरिक चुनौती है। हम्बनटोटा बंदरगाह यह भी इंपॉर्टेंट है। हम्बनटोटा बंदरगाह जो है श्रीलंका में है, श्रीलंका में है, चीन ने लीज पर लिया है, भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। या एक है सिट्टवे बंदरगाह या म्यांमार में है, भारत द्वारा विकसित, त्रिपुरा से जोड़ने वाला कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पर का हिस्सा है। चिटगांव बंदरगाह नाम से हम लोग जान जाएंगे, पगे बांग्लादेश में भारत को ट्रांजिट सुविधा देता है। और फुकेट पोर्ट जो कि थाईलैंड में है, भारत आसियान कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण है। या अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी। आपसे पूछा है कि गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केसर ए हिंद। केसर ए हिंद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने 1915 में केसर ए हिंद पदक से सम्मानित किया था। यह सम्मान इन्हें दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की सेवाओं और स्वास्थ्य कार्यों के लिए दिया गया था। लेकिन जालियांवाला बाग नरसंहार 1919 के बाद गांधी जी ने यह उपलब्धि त्याग दी विरोध स्वरूप। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 43 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। यह कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करता है, जिसमें कहा गया है राज्य उपयुक्त विधि से श्रमिकों को जीवन पर निर्वाह योग्य वेतन, कार्य की प्रस्तुतियों और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। मनरेगा कार्य का अधिकार के विचार मनरेगा जो है कार्य का अधिकार के विचार से प्रेरित है। बाकी अनुच्छेद 45 जो दिया है ऑप्शन में 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और जन स्वास्थ्य में सुधार, मादक पदार्थों के निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। आपसे पूछा है कि रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। रामगंगा नदी उत्तराखंड में बहती है और यह जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1936 से होकर गुजरती है। यह नदी यहाँ वन्य जीवों के लिए जीवन रेखा है और कालगढ़ बांध भी इसी नदी पर बना है। कार्बेट पार्क विशेष रूप से बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बाकी पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है यह केरल में है, पेरियार नदी पर आधारित। रणथंभौर राजस्थान में है, चंबल नदी के क्षेत्र के पास, और काजीरंगा जो है असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आईपीएल 2025 का विजेता कौन बना। आपसे पूछा है कि आईपीएल 2025 का विजेता कौन बना। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विजेता टीम रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहली बार आईपीएल खिताब जीता। फाइनल मुकाबला आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया। फाइनल स्थान जो था वो फाइनल 3 जून 2015 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऑरेंज कैप किस लिए मिलता, तो सबसे अधिक रन बनाने वाले। तो ऑरेंज कैप जो मिला साई सुदर्शन को मिला, 759 रन इन्होंने बनाए थे जो ऑरेंज कप प्राप्त किए। एक पर्पल कैप मिलता है जो कि सबसे अधिक विकेट लेने वाले को मिलता है, तो यह प्रसिद्ध कृष्णा को मिला, ये भी गुजरात टाइटंस से इन्होंने 25 विकेट लिए।
मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर जो रहे वह सूर्य कुमार यादव रहे, जो कि मुंबई इंडियंस से थे। विराट कोहली का प्रदर्शन, उन्होंने फाइनल में 43 रन बनाए, कुल टूर्नामेंट में 657 रन बनाए। एक और रिकॉर्ड जो बना, आरसीबी ने 18 वर्ष की प्रतीक्षा को समाप्त किया और पहला खिताब जीता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिपकीला दर्रा जो है या हिमाचल प्रदेश भारत तिब्बत सीमा पर स्थित, तो यह सही है। लिपुलेख दर्रा जो है या जो दिया अरुणाचल प्रदेश में, यह गलत हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा जो है वो आपका उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ जिला में, नेपाल और तिब्बत सीमा पर है। और नाथुला दर्रा सिक्किम में है, भारत चीन सीमा पर। और जोजिला दर्रा जो है जम्मू एवं कश्मीर में है, लद्दाख क्षेत्र में। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। आपने इसमें पूछा कौन सा युग्म गलत छांटना था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ, यह गलत हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हर वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपसे पूछा है कि हर वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित भारतीय पुरस्कार है। इसे भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 1983 से प्रदान किया जा रहा है। यह पुरस्कार भारतीय भाषाओं, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध में लिखे गए साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है। इसमें शास्त्रीय, दार्शनिक और सांस्कृतिक साहित्य भी शामिल होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। आपसे पूछा कि निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1985 में। भारत सरकार ने 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया। इसका उद्देश्य था गंगा एक्शन प्लान को लागू करना और गंगा नदी के प्रदूषण को रोकना। इस प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। बाद में इसे विस्तारित करके राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण बनाया गया। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय गंगा परिषद के रूप में जाना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस जो है कब मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 जून को। विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018 में की थी। बाकी बात क्या हो रही है जून माह की, तो चलिए जून माह के महत्वपूर्ण दिवसों को जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 4 जून को आत्महत्या के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। तो 5 जून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून भी महत्वपूर्ण है, इस दिन विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो 8 जून भी महत्वपूर्ण है, विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। तो 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना दिवस और बाल शोषण उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी दिन विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो ये रहे जून माह के महत्वपूर्ण दिवस जो आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किसके लिए जीपीएस प्रयुक्त होता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किसके लिए जीपीएस प्रयुक्त होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस एक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है। इसे अमेरिका के रक्षा विभाग ने विकसित किया था। इसमें लगभग 24 उपग्रह कार्यरत रहते हैं। इसका उपयोग किसी भी स्थान की सटीक स्थिति बताना, नेविगेशन, सर्वेक्षण, मानचित्रण, परिवहन और सैन्य कार्यों में भी इसका उपयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा निम्न में से किस देश से ली गई है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा निम्न में से किस देश से ली गई है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, कौन कौन सी, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये सभी 7वीं अनुसूची में दी गई हैं। समवर्ती सूची की
अवधारणा भारत ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है? इस सूची में वह विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून सर्वोपरि होता है। बाकी ऑप्शन में दिया कनाडा, तो भारत ने यहाँ से मजबूत केंद्र की अवधारणा ली है। बाकी दिया संयुक्त राज्य अमेरिका, तो यहाँ से न्यायिक समीक्षा और संघीय ढांचा लिया गया है। और बात करें ग्रेट ब्रिटेन, तो यहाँ से संसदीय प्रणाली, कानून का शासन और कैबिनेट प्रणाली ली गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाधिवक्ता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में, किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 165 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा या राज्य का उच्चतम विधिक अधिकारी होता है। नियुक्ति जो करते हैं राज्यपाल द्वारा इसकी की जाती है। कार्यकाल इसका होता है संविधान में निश्चित कार्यकाल नहीं, राज्यपाल के विश्वास पर निर्भर होता है। योग्यता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता होनी चाहिए। बाकी ऑप्शन दिया महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो यह केंद्र सरकार का विधिक सलाहकार होता है। अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपसे पूछा है कि हुंडरू जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है। यह जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर बना है। इसकी ऊंचाई लगभग 98 मीटर है और यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं। आपसे पूछा कि गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं, कौन सी गैसें, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन तथा हीलियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गहरे पानी में गोताखोरी के समय केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण सामान्य वायु खतरनाक हो सकता है। अधिक दबाव पर नाइट्रोजन नार्कोसिस और डिकम्प्रेशन सिकनेस की समस्या होती है, इसलिए गोताखोर ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम का मिश्रण उपयोग करते हैं। हीलियम ना तो जहरीली है और ना ही उच्च दबाव पर शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉलीएमाइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट बनाने के लिए केवलर नामक एक विशेष पॉलीएमाइड बहुलक का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? तो केवलर नामक एक विशेष पॉलीएमाइड बहुलक का प्रयोग किया जाता है। केवलर अत्यंत मजबूत और हल्का होता है, या गोलियों की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और इन्हें शरीर तक पहुंचने से रोकता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो बैकेलाइट का प्रयोग विद्युत इंसुलेटर और प्लास्टिक उत्पादों में उपयोग होता है। टेफ्लॉन की बात करें तो नॉन स्टिक बर्तनों की परत बनाने में उपयोग होता है। पॉलीयूरेशन की बात करें तो फोम, गद्दे, गोंद, कोटिंग आदि में उपयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। आपसे पूछा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागपुर अधिवेशन 1920 में। असहयोग आंदोलन को आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन जो कि दिसंबर 1920 में हुआ था में अपनाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास यानी कि चित्तरंजन दास ने की थी। इसमें गांधी जी के प्रस्ताव पर आंदोलन की रूपरेखा तय हुई। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी स्कूल कॉलेजों से त्यागपत्र, अदालतों से दूरी, शराब का बहिष्कार और करों का नव भुगतान। आंदोलन का उद्देश्य था स्वराज प्राप्त करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किसने मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किससे मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडोस्कोप इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एंडोस्कोप एक विशेष चिकित्सीय उपकरण है जिसमें एक पतली नली और कैमरा यानी कि लेंस लगा होता है। इसे मानव शरीर के भीतर जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि डाला जाता है और भीतरी अंगों की जांच व रोगों की पहचान की जाती है। इसका उपयोग एंडोस्कोपी जांच में होती है। बाकी ऑप्शन में दिया है कार्डियोग्राफ, तो हृदय की धड़कन और ECG रिकॉर्ड करने के लिए। जायरोस्कोप की बात में दिशा और कोणीय वेग मापने के लिए चिकित्सा से संबंधित या नहीं है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 महीने के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार संसद के अवकाश की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यह अध्यादेश अधिकतम 6 महीने तक लागू रहता है। संसद के पुनः सत्र शुरू होने पर इसे 6 सप्ताह के भीतर संसद की मंजूरी मिलनी चाहिए, अन्यथा यह स्वतः निरस्त हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किसके द्वारा सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। आपसे पूछे किसके द्वारा सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा। सदाबहार क्रांति की संकल्पना डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने दी थी। उद्देश्य था हरित क्रांति की तरह उत्पादन वृद्धि करना, लेकिन पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए टिकाऊ कृषि और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ऑप्शन में थे नॉर्मन बोरलॉग, तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे हरित क्रांति के जनक थे, वैश्विक स्तर पर थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आपसे पूछा कि भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झांसी में स्थित है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान IGFRI यानी कि इंडियन ग्रासलैंड एंड फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1962 में। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। यह संस्थान ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य है चारा फसलों और चारागारों का विकास, पशुओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले चारे की खोज, घास भूमि प्रबंधन और टिकाऊ कृषि प्रणाली पर अनुसंधान। बाकी ऑप्शन में दिया बीकानेर, तो यहाँ राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र स्थित है। जबलपुर की बात तो यहाँ केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान स्थित है। और भोपाल यहाँ भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM स्थित है। तो ये रहे आपके टॉप जीके जीएस प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके लिए GPS प्रयुक्त होता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किसके लिए GPS प्रयुक्त होता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।